हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि रहने वाला है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास को लेकर। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचो, अगर पूरी दुनिया एक बड़ा सा मोहल्ला होती जहां हर देश एक घर है। अब सवाल ये है कि क्या सारे घर मिले जुल कर रहेंगे या फिर रोज लड़ाई होगी। कोई पानी के लिए लड़ेगा, कोई जमीन के लिए लड़ेगा और कोई बस ईगो के लिए। तो बस यही समझने के लिए बना है हमारा ये चैप्टर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका अध्ययन दुनिया के विभिन्न देशों के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझो कि आईआर है क्या। तो आईआर मतलब दुनिया के अलग अलग देशों के बीच रिश्तों का स्टडी हमारा आईआर है। लेकिन रुक सिर्फ इतना नहीं, ये चैप्टर बहुत रुक डीप है। यानी कि स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह समझना है कि देश आपस में कैसे संबंध बनाते हैं, देशों के बीच संघर्ष क्यों होता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कैसे विकसित होता है। तो मान लो तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, कुछ दोस्त है, कुछ एनिमीज है, कुछ न्यूट्रल है। तो अब टीचर ग्लोबल अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा, ग्रुप्स बनेंगे, कंपटीशन होगा, कभी फाइट भी होगी। तो यही सिचुएशन हमारी दुनिया में भी है। तो आईआर में क्या क्या आता है आप उसको समझिएगा। तो प्रारंभ में आईआर का अध्ययन केवल राज्यों के बीच संबंधों तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समय में इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। यानी कि स्टूडेंट पहले जब हमारा आईआर पढ़ाया जाता था तो उसमें सिर्फ राज्यों के संबंधों तक ही पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें हमारे आईआर में शामिल है अंतरराष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी, गैर सरकारी संगठन और वैश्विक समस्याएं। इसी के साथ साथ कल्चरल रिलेशंस देखे, सोशल रिलेशंस देखे, इकोनॉमिक रिलेशंस देखे, पॉलिटिकल रिलेशंस देखे, तो ये सब हमारे आईआर के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि फुल पैकेज हमें आईआर में मिल जाता है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझिएगा। जैसे कि आप देखें इंडिया और चाइना जो है वे एक नेबरहुड्स की तरह है, कभी वे ट्रेड करते हैं, कभी उनके बीच में युद्ध होता है। एग्जैक्टली जैसे दो पड़ोसी आज नमक मांगते हैं, कल बाउंड्री पर लड़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया और चाइना का जो संबंध है वो भी दर्शाया गया है। तो आज के समय में अंतरराष्ट्रीय संबंध का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। तो पहले जो आईआर था वो सिर्फ देशों तक लिमिट था, लेकिन अब क्या क्या जुड़ा, अब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए, एमएनसीएस जुड़ गए, एनजीओ जुड़ गए, ग्लोबल इशू जुड़ गए। मतलब कि अब जो आईआर था वो फुल वेब ऑफ कनेक्शन हो गया, जिस कारण ये जो आईआर का महत्व है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध है वो वैश्वीकरण की वजह से लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसी कारण ही जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय।
परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थ एवं परिभाषा को लेकर। तो स्टूडेंट अब थोड़ा फॉर्मल समझते हैं एग्जाम के लिए कि आईआर का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ है दुनिया के विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि आईआर का सिंपल सा मतलब है कंट्रीज के बीच होने वाले सभी प्रकार के रिलेशंस का अध्ययन ही हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है। चाहे वो हमारा कोई राजनीतिक संबंध हो या कोई सांस्कृतिक संबंध हो या कोई आर्थिक संबंध हो। तो इसमें देशों के बीच होने वाले सहयोग, संघर्ष, कूटनीति, युद्ध और शांति का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें कोऑपरेशन शामिल होता है, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, सब कुछ इसमें शामिल होता है। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा आपके कोई दो दोस्त है, एक तो एग्जाम में हेल्प करता है, वो कोऑपरेशन करता है, मार्क्स ज्यादा है तो वो ज्वेलसी करता है, बात बंद कर दे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है और फिर पैचअप करता है तो पीस आता है। तो यहीं पर जो आईआर है वो बस थोड़े बड़े लेवल पर हो गई कि जो हमारा एक देश होगा अगर वो दूसरे देश की हेल्प करता है तो कोऑपरेशन होता है, और अगर उसके मार्क्स ज्यादा है तो ज्वेलसी होती है, और इसी तरीके से अगर हम जो व्यापार है उसको बंद कर देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, और अगर हम वापस दोस्ती कर लेते हैं दो देश तो उसको हम पीस कहते हैं, यानी कि शांति। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं के अनुसार। तो इसमें जो हमारे कुछ प्रमुख विद्वान आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले जो आते हैं हांस मार्गेंथाउ आ जाते हैं, सेकंड आते हैं चार्ल्स स्लाइचर, और थर्ड आते हैं हार्टमैन। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे हांस मार्गेंथाउ जी ने आईआर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति वास्तव में शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी कि स्टूडेंट वे कहते हैं कि पावर के लिए स्ट्रगल ही इंटरनेशनल रिलेशंस है। यानी कि एक देश दूसरे देश से ज्यादा पावर दिखाने के लिए एक दूसरे से संबंध बनाता है, और इसी को ही हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। सेकंड जो हमारे आते हैं वे आते हैं चार्ल्स स्लाइचर। तो उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी कि स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं, जो कि हम पहले आईआर के अंतर्गत पढ़ते थे, उसको ही चार्ल्स स्लाइचर ने अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस कहा है। इसके बाद थर्ड आते हैं हमारे हार्टमैन। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो संबंध एक देश दूसरे देश से या एक राज्य दूसरे राज्य से बनाता है उसको ही इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे हार्टमैन जी ने कहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच होने वाले सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों का अध्ययन। मतलब हर देश कहता है कि पहले मेरा फायदा है, तो दुनिया के किसी भी देशों के बीच जो भी आपस में संबंध होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उस संबंधों का अध्ययन करना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो अब हम बात कर लेते हैं आईआर वर्सेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको सिंपल सा दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ लेना है। तो कई लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। यानी कि जो आईआर है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये दोनों ही अलग अलग दो धारणा है जिनको हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमने बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी बताया कि ये हमारी एक व्यापक अवधारणा है। इसमें देशों के बीच सभी प्रकार के संबंध शामिल होते हैं, चाहे वो कोई आर्थिक संबंध हो, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो या कोई सामाजिक संबंध हो। तो इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो थोड़ा अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, यह अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति और सत्ता के संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, अगर आईआर बिग अम्ब्रेला है तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो उसका ही एक पार्ट है।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आईआर है वो एक पूरा स्मार्टफोन है, तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एप्स है, क्योंकि आईआर में सब आता है, कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, लेकिन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें पॉलिटिक्स जो आता है वो सिर्फ पावर एंड गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड होता है। यानी कि जो आईआर है वो पूरा एक स्कूल सिस्टम है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो सिर्फ प्रिंसिपल और मॉनिटर तक ही सीमित है। तो मुख्य अंतर इसमें यही हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो एक व्यापक विषय है, लेकिन जो एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो इसका एक भाग है। तो ये सिंपल सा संबंध, जो सिंपल सा अंतर था, मैंने आपको बता दिया। आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया कि ताकि आप इस अंतर को कभी भूल ना सके। तो यही था अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु एवं संभावनाओं को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विषय वस्तु, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो किन किन चीजों का स्टडी करता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कई विषयों को शामिल करता है। तो उन विषयों को देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है राज्य। तो राज्य के बारे में जो संबंध है, जो हमारा विषय वस्तु है, उसको हम समझ लेते हैं। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिनेता है। राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो स्टेट होता है स्टूडेंट, जिसे हम देश के रूप में यहाँ पर देखते हैं, वो सबसे मेन एक्टर होता है। तो हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। आप एग्जाम्पल इस तरीके से समझिएगा, क्लास टॉपर अपना नोट सबको नहीं देता, क्योंकि उस नोट्स में उसका क्लास टॉप करने का जो तरीका है वो छुपा रहता है। तो इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है, किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। सेकंड हमारे जो आते हैं वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संगठन है ये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करते हैं। उदाहरण अगर आप देखें, जैसे कि हमारे यूनाइटेड नेशंस हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए या आईएमएफ हो गए, तो ये कोऑपरेशन बढ़ाते हैं। जैसे कि जो क्लास मॉनिटर होता है वो फाइट को रोकता है, इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संगठन भी एक देश से दूसरे देश का जो युद्ध होता है उसको रोकने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड हमारा जो आता है विषय वस्तु आती है कूटनीति को लेकर, जिसे हम डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो कूटनीति वह माध्यम है जिसके द्वारा देश आपसी संबंधों को बनाए रखते हैं। यह संघर्ष को कम करने में मदद करती है। यानी कि डिप्लोमेसी का मतलब आप एक इस माध्यम से समझिएगा, ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन है। यानी कि बिना फाइट के प्रॉब्लम सोल्व, आपस में बातचीत करके ही जो प्रॉब्लम है उसको, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व कर लिया जाए। जैसे आप देखें, मम्मी को कन्विंस करना, ये हमारे लिए एक डिप्लोमेसी ही है। तो यही था हमारा कूटनीति। फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति की अगर हम बात करें, वार एंड पीस की, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में युद्ध और शांति का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह समझने की कोशिश की जाती है कि युद्ध क्यों होते हैं और उन्हें कैसे रोका जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं कि वॉर क्यों होता है और उसको कैसा रोका जाए। इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, इससे हमें भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने का तरीका मिलता है। तो आप एग्जाम्पल के लिए देखें कि दो भाई रिमोट के लिए लड़ते हैं, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है पहले से ही, उसके लिए जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं समाधान है, वो मम्मी बताती है कि एक भाई अभी देख लो, एक भाई बाद में देख लेना। इसी तरीके से जो वॉर एंड पीस है उसके बारे में भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हमें युद्ध का कारण और युद्ध का समाधान कैसे किया जाए उस बारे में पता लगता है। फिफ्थ हमारा आता है वैश्विक समस्याएं, यानी कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज आईआर में कई आधुनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शरणार्थी समस्या। तो जैसे कि आप देखें, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, ये सभी हमारे आज के समय के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे समझना महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसी एक देश की नहीं होती, ये सभी देशों की होती है। तो एग्जाम्पल पर अगर आप देखें, जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। तो उस समय भी जो वैश्विक समस्या थी, जो वैश्विक देश थे, सबने मिलजुल कर ही काम किया। तो यही थे हमारे कुछ विषय वस्तु। अब हम इसकी कुछ संभावनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं कि संभावनाएं क्या क्या है। तो संभावनाएं यही है कि जो हमारा आईआर है, जैसे वो पहले से थोड़ा बड़ा है, ऐसे ही उसका क्षेत्र अब भी लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में इसका जो महत्व है वो और ज्यादा अधिक हो जाएगा, क्योंकि देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे कि जो वैश्विक समस्याएं है वे भी बढ़ रही है। तो यही थे हमारी कुछ संभावनाएं।
तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु एवं संभावनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की आवश्यकता को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं आवश्यकता इसकी क्यों है, यानी कि इसका महत्व भी आप कह सकते हैं कि व्हाई स्टडी आईआर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिस कारण से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है विश्व राजनीति को समझने के लिए। तो इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दुनिया की राजनीति कैसे काम करती है, यानी कि अगर हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना है कि जो दुनिया है वो किस तरीके से चल रही है, दुनिया की राजनीति कैसे चल रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझना होगा। सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है युद्ध के कारणों को समझने के लिए। तो आईआर का अध्ययन हमें युद्ध के कारणों को समझने में मदद करता है। इससे भविष्य में युद्ध रोकने की संभावनाएं बढ़ती है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉर के कारण समझने के लिए भी हमें आईआर पढ़ना होता है, क्योंकि क्यों लड़ते हैं देश ये हम जान लेंगे तो भविष्य में जो युद्ध होने होंगे उनको हम कई हद तक रोक सकेंगे। थर्ड हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए। तो आईआर देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। इससे वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो फाइट है उसको कैसे रोका जाए, पीस बनाने के लिए भी हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो हमें समझाता है, वो हमें पढ़ाता है। फोर्थ हमारा आता है वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए। तो आज की दुनिया में कई समस्याएं हैं, पर्यावरण संकट, आतंकवाद, महामारी, इनका समाधान केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। तो जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उन सभी को सोल्व करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गई, टेररिज्म हो गए, और अभी जैसे कोरोना आया था, तो उसके माध्यम से आप समझे इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए भी जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है वो पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। अगर तुम्हें पता हो कि दोस्त क्यों गुस्सा होता है तो तुम फाइट होने से पहले ही रोक सकते हो। तो इसी तरीके से अगर हमें पता होगा कि दो देश आपस में युद्ध क्यों करते हैं तो हम उस युद्ध को होने से रोक सकते हैं। तो यही था अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की आवश्यकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा 3 स्तरीय विश्लेषण को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं 3 स्तर विश्लेषण, यानी कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध या आईआर को समझना है तो उसके लिए हम 3 स्तरों का उपयोग करते हैं। तो उन 3 स्तरों को आप देख लीजिएगा, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है व्यक्तिगत स्तर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल। तो यह जो स्तर होता है ये नेताओं और व्यक्तियों के व्यवहार को देखता है। कई बार नेताओं के निर्णय अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण किसी नेता का व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, यानी कि लीडर्स का बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग, उस आधार पर हम पता लगाते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। आप जैसे एग्जांपल देखें, कोई स्ट्रिक्ट टीचर है तो उसकी जो क्लास है वो डिसिप्लिन रहेगी, लेकिन कोई कूल टीचर है तो उसकी जो क्लास है वो भी चिल में रहेगी। तो इसी तरीके से जो नेताओं और व्यक्तियों का व्यवहार होता है उसके आधार पर भी हम पता करते हैं कि यहाँ का अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसा है। सेकंड जो स्तर आता है हमारा वो हमारा आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर की अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, तो यह स्तर राज्य की आंतरिक संरचना को देखता है। इसमें शामिल है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना। तो कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, वहां की इकोनॉमी, वहां की पॉलिटिक्स, वहां की सोसाइटी, इन सभी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझा जाता है। उसी आधार पर जो समझा जाता है यही हमारा राज्य स्तर है। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है प्रणाली स्तर, यानी कि सिस्टम लेवल। तो यह स्तर पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें शक्ति संतुलन और वैश्विक संरचना को समझा जाता है। तो सिस्टम लेवल जो होता है ये पूरी दुनिया का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें पावर बैलेंस होता है और ग्लोबल सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता है। तो आप एक तरीके से इस तरीके से समझिएगा, जो हमारा इंडिविजुअल स्तर है यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर है वो प्लेयर्स के लिए है, और जो स्टेट यानी कि राज्य स्तर है वो टीम के लिए, और जो सिस्टम स्तर है, जो प्रणाली स्तर है वो पूरा टूर्नामेंट है। तो यही था स्टूडेंट हमारा 3 स्तरीय विश्लेषण जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपने समझ लिया होगा कि जो दुनिया है वो सिर्फ मैप्स नहीं बल्कि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सिस्टम है। तो यही था हमारा 3 स्तरीय विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के उद्भव एवं विकास का इतिहास। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझो कि आज जैसा कंट्री सिस्टम है ये पहले नहीं था। तो प्रारंभिक समय में जो दुनिया थी उसमें साम्राज्य का प्रभुत्व था। धीरे धीरे राष्ट्र राज्य प्रणाली विकसित हुई। यानी कि अगर आप बात करें बहुत पहले दुनिया में क्या था,
तो बहुत पहले दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर्स यानी कि साम्राज्य थे। एक किंग होता था और वही पूरा कंट्रोल करता था। जैसे कि आप देखें, मुगल एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, मतलब कि एक राजा ही पूरा गेम कंट्रोल करता था। तो जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे क्लास में एक बुली हो तो वो पूरी क्लास कंट्रोल करता है, इसी तरीके से हमारा पहले एक साम्राज्य, एक राजा ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। सेकंड हमारा फिर क्या आया, सेकंड हमारा आया जो राष्ट्र राज्य प्रणाली है। धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य बन गए, तो हर कोई पावर चाहता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंटिन्यूअस वार्स स्टार्ट हो गए। तो जैसे मोहल्ले में हर गली का अपना गैंग और रोज लड़ाई होती है, इसी तरीके से धीरे धीरे विश्व में भी होने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आया एक कॉन्सेप्ट जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। इसमें फिक्स बाउंड्रीज बनी, अवन गवर्नमेंट बनी और यहीं से हमारा मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होता है। तो मध्यकाल में यूरोप में कई छोटे राज्य थे, इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते थे और 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने आधुनिक राज्य प्रणाली यानी कि जो हमारा नेशन स्टेट है, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, उसकी शुरुआत कर दी। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के उद्भव एवं विकास का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वेस्टफेलिया की संधि एवं आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय के बारे में। तो जो वेस्टफेलिया की संधि है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको समझिएगा, ये हमारी 1648 ईस्वी में हुई थी और ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं। तो ये जो संधि थी ये यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी। तो आप समझिएगा, यूरोप में एक हग वार चल रहा था, नाम था 30 ईयर्स वार, यानी कि 30 साल तक फाइट, सब थक गए थे। फिर सबने बोला कि बस भाई अब शांति चाहिए और तब साइन हुई हमारी वेस्टफेलिया संधि। तो चलिए इस संधि के कुछ मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। तो वेस्टफेलिया संधि के मुख्य सिद्धांत हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था संप्रभुता का, यानी कि सोवर्जिनिटी का। तो राज्य की संप्रभुता को मान्यता दी गई, यानी कि हर देश को इंडिपेंडेंट माना गया। जैसे आपका रूम आपके रूल, इसी तरीके से एक राज्य है उसके अपनी खुद की संप्रभुता। तो हर राज्य को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता मिल चुकी थी। सेकंड जो आया वो आया नो इंटरफेरेंस, यानी कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। यानी कि कोई कंट्री दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेस नहीं करेगा, तुम्हारी कॉपी में कोई बिना पूछे नहीं देखेगा। इसी तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। थर्ड जो आता है सिद्धांत वो आता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम स्टार्ट, यानी कि आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की यहां पर शुरुआत हो गई थी। तो यहीं से शुरू हुआ था हमारा आज का सिस्टम। जो हमारे बॉर्डर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट्स है, जो हमारी कंट्रीज है, वे सभी यहीं से स्टार्ट हुई। यानी कि जो वेस्टफेलिया की संधि थी वो आज की दुनिया की एक फाउंडेशन थी। तो यही थी हमारी वेस्टफेलिया संधि के कुछ मुख्य सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर वेस्टफेलिया की राज्य व्यवस्था, यानी कि वेस्टफेलिया के बाद की व्यवस्था क्या थी। तो वेस्टफेलिया के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई परिवर्तन हो चुके थे। तो क्या क्या परिवर्तन हुए थे और क्या क्या मुख्य विशेषताएं इसकी रही, उसको हम देख लेते हैं। तो प्रमुख विशेषता ये थी कि जो राष्ट्रीय राज्य प्रणाली थी वो मजबूत हुआ, साथ साथ डिप्लोमेसी यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो भी बढ़ती चली गई और शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर भी आने लगा। इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कानून का विकास हुआ, मतलब कि कोई कंट्री एक कंट्री ज्यादा पावरफुल न बन सके, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर की जो व्यवस्था थी वो भी रखी गई थी। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा क्लास में 5 टॉपर्स मिलकर एक टॉपर को रोकते हैं ताकि वो डोमिनेट ना कर सके। तो इसी तरीके से जो उत्तर वेस्टफेलिया की राज्य व्यवस्था थी वो भी इसी तरीके से कार्य करती थी। तो डिप्लोमेसी, स्मार्ट टॉक्स, फाइट अवॉइड करती थी, रिलेशन मेंटेन करती थी, जैसे कि टीचर से पॉलिटी मार्क्स बढ़वाना। तो इसी तरीके से जो उत्तर वेस्टफेलिया की राज्य व्यवस्था थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वेस्टफेलिया व्यवस्था के समक्ष समस्याएं एवं संकट को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई, जिसमें हमारा सबसे पहली जो चुनौती आई स्टूडेंट वो आई वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो वैश्वीकरण के कारण देशों की सीमाएं कम महत्वपूर्ण होती जा रही थी, यानी कि जो बॉर्डर्स थे वे वीक हो रहे हैं। जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम पर सब कनेक्टेड हो गए, इसी तरीके से जो हमारा देश था उसमें अलग अलग देश आ चुके थे। सेकंड आया अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि कई वैश्विक संगठन राज्यों की संप्रभुता को
प्रभावित करते थे। तो जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO हो गए, तो ये कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस डालते थे। इसी तरीके से थर्ड आता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिन्हें हम MNCs भी कहते हैं। तो बड़ी कंपनियां कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती थी। तो बड़ी कंपनियां पावरफुल हो गई थी, तो कभी कभी कंट्री से भी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। फोर्थ आया टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद राष्ट्रीय सीमाओं को चुनौती देता है, यानी कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो बॉर्डर्स नहीं मानता है। फिफ्थ आता है पर्यावरण संकट यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं किसी एक देश तक सीमित नहीं है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसको कोई एक देश नहीं रोक सकता, बल्कि पूरा वैश्विक रोक सकता है। तो वेस्टफेलिया सिस्टम स्ट्रॉन्ग है लेकिन परफेक्ट नहीं था। तो यही थी हमारी वेस्टफेलिया व्यवस्था के समक्ष समस्याएं एवं संकट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम कहेंगे कि अब पूरे चैप्टर का जो फाइनल है उसको हम निष्कर्ष में समझ लेते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो आधुनिक विश्व को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी कि आईआर हमें वर्ड समझने में हेल्प करता है कि हमें देशों के बीच संबंध, संघर्ष और सहयोग किस तरीके से समझने हैं। तो वेस्टफेलिया प्रणाली ने आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन अगर आप देखें आज का जो वैश्वीकरण का युग है उसमें कई प्रकार की चुनौतियां भी आ रही है। तो आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो आप एक इस तरीके से का माध्यम से समझिएगा, जैसे दुनिया एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ लोग गुड मॉर्निंग भेजते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ साइलेंट रहते हैं। तो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है वो वैश्विक शांति और सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट अब तुम समझ गए होगी कि जो दुनिया है वो सिर्फ एक मैप नहीं, ये पावर, रिलेशन और स्ट्रेटेजी का गेम है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद या नव यथार्थवाद को लेकर। तो चलिए स्टूडेंट आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आप इमेजिन कर लीजिएगा कि रात का टाइम है, तुम अकेले एक जंगल में फंस गए हो, वहां पर ना कोई पुलिस है, ना कोई रूल है, ना कोई हेल्प, बस तुम और सर्वाइवल। तो अब तुम क्या करोगे? हर आवाज से डरोगे, हर किसी पर शक करोगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। तो बस यही है हमारा रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। तो आज हम समझेंगे कि दुनिया कैसे चलती है और क्यों हर देश सेल्फिश बिहेव करता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो यथार्थवाद है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना और राष्ट्र हितों की रक्षा करना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो रियलिज्म है यानी कि जो यथार्थवाद है वो आखिर कहता क्या है। तो रियलिज्म कहता है कि जो दुनिया है वो एक अनार्चिक सिस्टम है। अनार्चिक मतलब कि कोई ग्लोबल गवर्नमेंट दुनिया में नहीं है। तो जैसे कि हमारे देश में पुलिस है, लॉस है, लेकिन दुनिया में कोई भी वर्ल्ड पुलिस नहीं है। इसीलिए हर कंट्री बोलती है मेरी सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार दुनिया की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है। तो सर्वाइवल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए पावर भी जरूरी हो जाती है और ट्रस्ट भी लिमिटेड माना जाता है। तो इसका मतलब है कि विश्व स्तर पर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होती जो सभी राज्यों को नियंत्रित कर सके। इसीलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा स्वयं करनी होती है। तो स्टूडेंट आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा क्लास में टीचर बाहर चला जाए तो कुछ स्टूडेंट पढ़ेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, लेकिन टॉपर क्या करेगा? वो अपनी कॉपी सेफ रखेगा, क्योंकि यही कंपटीशन है। यानी कि यथार्थवाद के अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अभिनेता होते हैं। राज्यों का व्यवहार मुख्यतः राष्ट्रीय हित और शक्ति से प्रेरित होता है। यानी कि रियलिज्म एक तरीके से ये कहता है कि दुनिया दोस्ती से नहीं पावर से चलती है। तो यथार्थवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन के रूप में देखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो अब हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रियलिज्म का माइंडसेट आखिर है क्या।
तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि यहाँ पर जो पावर है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो इनकी फर्स्ट प्रियोरिटी होता है। इसी के साथ साथ ये दृष्टिकोण यह भी माना जाता है कि दुनिया में पूर्ण शांति संभव नहीं है, राज्यों के बीच संघर्ष हमेशा मौजूद रहेगा। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है, वो उसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते, वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए जो फर्स्ट प्रियोरिटी होती है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट होती है। तो यही था हमारा यथार्थवाद की सोच, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम यथार्थवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत के बारे में बात कर ले। तो स्टूडेंट, मुख्य सिद्धांत यही है कि जो राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख अभिनेता है। तो स्टूडेंट सोचो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंट्रीज ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कंपटीशन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिएगा, आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा 3 दोस्त पिज्जा ऑर्डर करते हैं, स्लाइस है 4, तो अब क्या होगा? सब शेयर करेंगे? जी नहीं, फाइट शुरू होगी कि जो लास्ट स्लाइस बची है इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं खाऊंगा। तो इसी तरीके से जो हमारा देश है इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा नेचुरल रहेंगे, वे होते रहेंगे। तो अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हें कोई भी दबा देगा। इसलिए कंट्रीज जो है वो अपनी आर्मी बढ़ाती है, अपने वेपन बनाती है और अपने अलायंसेस बनाती है। ये सब कुछ जो होता है वो एक सर्वाइवल के लिए होता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो राज्य का होता है। इसी तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो अराजक होती है, और राज्यों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करना है। तो इसीलिए कंट्रीज आर्मी बढ़ाती है, वेपन्स बनाती है, ये सब वो अपने सर्वाइवल के लिए ही करती है। यहाँ पर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो विदेश नीति का मुख्य आधार होता है। यानी कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का मुख्य आधार होता है। तो यही थे हमारे यथार्थवाद के मुख्य सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवादी को लेकर। तो अब हम प्रारंभिक यथार्थवादी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो रियलिज्म है, जो यथार्थवाद है, वो कोई एक नया आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत पुराने थिंकर्स भी ये सोचते थे। तो यथार्थवाद की जो जड़ें है वो बहुत पुरानी है। कई प्राचीन विचारकों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो उन विचारकों की चलो हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्रारंभिक यथार्थवादी रहे। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक यथार्थवादी रहे वे रहे थ्यूसिडाइड्स जी। तो थ्यूसिडाइड्स जी जो आप देख सकते हैं, ये थ्यूसिडाइड्स जी जो थे ये हमारे प्राचीन यूनान के इतिहासकार थे, और उन्होंने ही पेलोपोनेस वॉर का जो अध्ययन था वो हमें किया। उन्होंने ही बताया कि शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो रियलिस्ट थिंकर थे वे थे हमारे थ्यूसिडाइड्स। उसने एक वर्ड डिस्क्राइब किया जिसे हम पेलोपोनेस वॉर कहते हैं, और उनका फेमस आइडिया था या उनका प्रसिद्ध कथन था, शक्तिशाली वही करते हैं जो वे कर सकते हैं, और कमजोर वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन, वीक सफर दैट दे मस्ट। यानी कि स्टूडेंट, आप एक तरीके से कह सकते हैं, वे कहते हैं कि जो शक्तिशाली है वो वही करते हैं जितना वे कर सकते हैं, और कमजोर वही सहते हैं जितना वे सह सकते हैं। तो यानी कि वे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्री रूल्स बनाता है, लेकिन जो वीक कंट्री होता है वो उसको फॉलो करता है। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा, जैसे कि कोई क्लास का बुली है, तो जो बोलेगा वही होगा, बाकी स्टूडेंट जी भाई करते रहेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। तो यही थे हमारे थ्यूसिडाइड्स जी। सेकंड हमारे आते हैं निकोलो मैकियावेली। तो निकोलो मैकियावेली की अगर हम बात करें तो ये इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। उनकी पुस्तक द प्रिंस है। यानी कि इटली का थिंकर ये था, वे बोलते हैं कि लीडर को मोरल नहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यानी कि पावर मेंटेन करना जरूरी है, कभी कभी गलत भी करना पड़ता है। तो उनके अनुसार नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण सत्ता और शक्ति होती है। यानी कि सत्ता और शक्ति के सामने वे गलत या सही को नहीं देखते। जैसे कि क्लास मॉनिटर बनने के लिए कभी स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, वरना कोई नहीं मानेगा। इसी तरीके से जो निकोलो मैकियावेली है वे कहते हैं कि राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। इसके बाद थर्ड जो हमारे विचारक आते हैं, जो यथार्थवादी आते हैं, वे आते हैं हमारे थॉमस होब्स। तो थॉमस होब्स क्या कहते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो उन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी और संघर्षपूर्ण बताया। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन भय, असुरक्षा और संघर्ष से भरा हुआ होता है। तो ये हमारे बहुत डीप थिंकर थे। वे बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, यानी कि जो हमारा व्यक्ति है वो स्वभाव से स्वार्थी और संघर्षपूर्ण है।
फेमस उनका आइडिया था, वे कहते हैं कि जो लाइफ है वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, यानी कि हर इंसान अपने लिए सोचता है, इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है। तो यही स्थिति हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल आपको पिज्जा वाला बताया था, इसी तरीके से हम एक समोसा वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए अगर लास्ट समोसा बचेगा, सब बोलेंगे तू खा ले, लेकिन अंदर से सोचेंगे काश मैं खा लूं। तो इसी तरीके से थॉमस होब्स जी भी बताते हैं। तो यही थे हमारे कुछ यथार्थवादी, प्रारंभिक यथार्थवादी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवादी के बारे में। तो अब हम कुछ आधुनिक यथार्थवादी यानी कि उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवादी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो मॉडर्न थिंकर में हमारे आते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं E.H. कार और सेकंड आते हैं हांस मॉर्गेनथाउ जी। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवाद को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित किया। यानी कि इनका जो योगदान था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो ये था कि इन्होंने रियलिज्म को एक थ्योरी बनाया, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ रियलिज्म को प्रस्तुत किया। जैसे रफ आंसर को टीचर परफेक्ट आंसर बना देता है, इसी तरीके से जो हमारे ये उत्तरकालीन यथार्थवादी थे, इन्होंने यथार्थवाद को एक प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ बना दिया था। तो यही थे हमारे उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवादी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है शास्त्रीय यथार्थवाद को लेकर। तो अब हम क्लासिकल रियलिज्म की बात कर लेते हैं। यह हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसका मुख्य विचार यह है कि मानव स्वभाव स्वार्थी होता है, यानी कि इसका मेन आइडिया जो है वो यही कहता है कि जो ह्यूमन नेचर्स है वो सेल्फिश है। तो यानी कि कंट्रीज भी ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वे अपना खुद का स्वार्थ देखते हैं। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है वो उत्पन्न होती रहती है। तो सेल्फिश, कॉम्पिटिटिव, पावर सीकिंग, ये एक कंट्रीज का नेचर होता है। तो यही था हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद। अब हम शास्त्रीय यथार्थवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य सिद्धांत आता है वो ये आता है कि मानव स्वभाव शक्ति की इच्छा से प्रेरित होता है। यानी कि स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट समझो, अगर इंसान ग्रीडी है तो कंट्री भी ग्रीडी होगी। मान लीजिएगा ग्रुप प्रोजेक्ट में सब बोलते हैं हम टीम है, लेकिन मार्क्स आते ही क्रेडिट मेरा, क्रेडिट मेरा। तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ही होता है क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो ऐसी ही है, और इसी से ही शक्ति की जो इच्छा है वो प्रेरित होती है। तो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ही शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित होती है। तो शक्ति संतुलन, शक्ति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सभी हमारे शास्त्रीय यथार्थवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है E.H. कार का योगदान। तो अब हम बात कर लेते हैं E.H. कार जी के बारे में। तो E.H. कार जो थे वे आधुनिक यथार्थवादी विचारधारा के एक महत्वपूर्ण विद्वान थे, जैसे कि आप सभी उनका फोटो भी देख सकते हैं। तो इन्होंने ही रियलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, यानी कि 1919 से 1939। तो ये उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। उनका जो मेन आइडिया था वो आइडियलिज्म फेक है, रियलिटी एक्सेप्ट करो, यानी कि उन्होंने आदर्शवाद की आलोचना करी। उनका मानना था कि आदर्शवादी विचार वास्तविक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो आदर्शवादी यानी कि आइडियलिज्म आखिर है क्या? तो आइडियलिज्म कहता है कि सब पीस से रहेंगे, लेकिन जो कार है वो बोलता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कैर के कुछ प्रमुख विचार देख लेते हैं। तो प्रमुख विचार में सबसे पहला विचार आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि अगर तुम रियलिटी इग्नोर करोगे तो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहेगी। इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और आदर्शवाद सीमित भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए शक्ति और हितों का अध्ययन आवश्यक है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। अगर आप सोचो कि टीचर सभी टेस्ट नहीं लेंगे और पढ़ाई ना करो तो सरप्राइज टेस्ट में फंस जाओगे। इसी तरीके से कार कहते हैं कि वर्ल्ड को समझना है तो रियलिटी देखो, न कि ड्रीम। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो दुनिया है वो अनार्चिक है, हर कंट्री सेल्फिश है, पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो कुछ ऐसा ही है। तो यही था हमारा कैर के कुछ प्रमुख विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हांस जे मॉर्गेनथाउ जी का योगदान। तो अब हम हांस जे मॉर्गेनथाउ जी का योगदान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब एंट्री होती है रियलिज्म के सबसे बड़े प्लेयर की, जो थे हमारे हांस जे मॉर्गेनथाउ जी। तो हांस जे मॉर्गेनथाउ को आधुनिक यथार्थवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। तो स्टूडेंट मान लो
क्लास में एक स्मार्ट स्टूडेंट है जो ना सिर्फ टॉपर है बल्कि स्ट्रेटेजी भी समझता है। तो इसी तरीके से हमारे जो हांस जे मार्गथाउ जी थे उन्होंने भी किया, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 6 सिद्धांत दिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस में। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्गेनथाउ के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला सिद्धांत यही है कि राजनीति मानव स्वभाव से प्रभावी होती है, यानी कि जैसी मानव स्वभाव होगा उसी प्रकार की राजनीति होगी। तो जो राजनीति है वो मानव स्वभाव से प्रभावित होती है, ये मार्गेनथाउ जी कहते हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, यानी कि हर कंट्री पावर चाहती है और वो पावर किस लिए चाहती है, ताकि उसको नेशन इंटरेस्ट मिल सके। थर्ड आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो नैतिकता की सीमित है भूमिका है वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं उनके शक्ति और उसके जो राष्ट्रीय हित है उनके सामने झूठ या गलत कुछ भी उसके सामने नहीं रहता। इसी तरीके से हर राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, यानी कि हर डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। मतलब देश पहले अपना फायदा देखता है, उसके बाद वो आगे चलता है। तो पहला तो यही था कि जो पॉलिटिक्स गवर्नेंट बाय ऑब्जेक्टिव लॉज है, यानी कि दुनिया जो है वो रूल पर चलती है, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पावर है, यानी कि हर देश पावर चाहता है। थर्ड आता है इंटरेस्ट चेंज विद टाइम, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। इसी के बाद फोर्थ जो आता है वो आता है कि हर राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। फिफ्थ आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन महत्वपूर्ण है, और सिक्स्थ आता है राजनीतिक यथार्थवाद एक स्वतंत्र विचारधारा है। तो यही थे हमारे मार्गेनथाउ जी के कुछ प्रमुख सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आलोचना को लेकर आता है। तो अब हम रियलिज्म की कुछ आलोचना कर लेते हैं, यानी कि अब आते हैं हम रियलिटी चेक पर कि जो हमारा रियलिज्म है वो परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ मुख्य आलोचनाएं है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आलोचना आती है वो आती है कि यह सिद्धांत अत्यधिक निराशावादी माना जाता है, यानी कि टू नेगेटिव ये माना जाता है क्योंकि हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट हमें इसमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावना को कम महत्व देता है, यानी कि कोऑपरेशन ये इग्नोर करता है। दुनिया में दोस्ती भी होती है लेकिन ये उसको इग्नोर करता है। थर्ड आता है यह नैतिकता और मानव अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं देता, यानी कि जो मोरालिटी है उसको ये इग्नोर कर देता है, इथिक्स को साइड कर देता है। फोर्थ आता है यह गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका को नजरअंदाज करता है, यानी कि हर चीज को सेल्फिनेस से एक्सप्लेन करता है। तो आधुनिक वैश्विक समस्याओं को समझने में इसकी यही सीमाएं है, यही थी इसकी आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जे एन टिकनर द्वारा मार्गेनथाउ की आलोचना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे टिकनर के बारे में, जो कि हमारे एक नई थिंकर थी। तो इन्होंने ये एक परसीवादी नारीवादी विद्वान थी, इन्होंने मार्गेनथाउ के सिद्धांतों की आलोचना करी। तो स्टूडेंट मान लो क्लास में एक स्टूडेंट बोलता है कि लाइफ सिर्फ कंपटीशन है, और दूसरा स्टूडेंट बोलता है नहीं कंपटीशन भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारी टिकनर थी, उनके प्रमुख तर्क ये थे कि मार्गेनथाउ का जो सिद्धांत है वो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कि टिकनर कहती है कि रियलिज्म सिर्फ वॉर पावर कॉन्फ्लिक्ट देखता है जो कि पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित है, और इसमें शक्ति और संघर्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह सहयोग और नैतिकता को कम महत्व देता है, यानी कि केयर पीस कोऑपरेशन इन सभी को ये इग्नोर कर देता है। तो स्टूडेंट जैसे कोई बोले लड़ाई ही लाइफ है और मम्मी बोले प्यार से रहो, इसी तरीके से जो टिकनर है वो मम्मी वाली थिंकिंग देती है। तो यही थी जे एन टिकनर द्वारा मॉर्गेनथाउ की आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि टिकनर यह धारणा क्यों बनती है। तो देखते हैं ये धारणा क्यों बनती है, टिकनर क्यों ऐसा कहती है। तो इसके पीछे का आप रीजन समझो। तो टिकनर के अनुसार यह धारणा इसलिए बनती है क्योंकि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पुरुषों द्वारा नियंत्रित रही है, यानी कि हिस्ट्री में जो पॉलिटिक्स है वो मैन डोमिनेटेड रही है, पुरुषों द्वारा नियंत्रित रही है। इसीलिए इसमें शक्ति और प्रभुत्व जैसे विचार प्रमुख हो गए हैं। तो इसीलिए अग्रेसिव थिंकिंग ज्यादा हो गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, नैतिकता, मानव सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि वे कहते हैं अगर वुमेन पर्सपेक्टिव आता तो फोकस होता कोऑपरेशन, पीस और ह्यूमन सिक्योरिटी पर। जैसे पापा बोले फाइट करो, मम्मी बोले बात करके सोल्व करो। इसी तरीके से जो टिकनर है वे कहती है कि बात करके सोल्व करना चाहिए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, नैतिकता और मानव सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो यही था टिकनर यह धारणा क्यों बनती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में। तो अब आता है एक अपग्रेडेड वर्जन जिसे हम कहते हैं नियो रियलिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म।
तो नव यथार्थवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ। इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट मान लो एग्जाम सिस्टम ऐसा है, चाहे तुम अच्छे हो या नहीं, कंपटीशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। इसी तरीके से हमारा है न्यू रियलिज्म। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है। तो आप इन दोनों के बीच में एक उदाहरण समझिएगा, एक अंतर समझिएगा। जो क्लासिकल रियलिज्म है वो प्रॉब्लम को ह्यूमन नेचर बताता है, लेकिन जो न्यू रियलिज्म है वो प्रॉब्लम को सिस्टम बताता है। तो इसके कुछ मुख्य विचार इस तरीके से है। वे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अराजक होती है और राज्यों का व्यवहार इस प्रणाली की संरचना से प्रभावित होता है। इसी तरीके से शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वर्ल्ड सिस्टम अनार्चिक है, इसलिए कंट्रीज मजबूर है पावर के लिए। कंपटीशन अनअवॉइडेबल हो जाता है, जैसे कि सिस्टम फोर्सेस कंट्रीज टू कॉम्पीट। यानी कि स्टूडेंट आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे स्कूल में रैंक सिस्टम है, चाहे तुम अच्छे हो या नहीं कंपैरिजन होना ही है। इसी तरीके से हमारा न्यू रियलिज्म है, चाहे अच्छे हो या ना हो आपको कंपैरिजन या कॉन्फ्लिक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नव यथार्थवाद में केनेथ वोल्टेज जी का योगदान। तो अब हमारे एक और विचारक आते हैं केनेथ वोल्टेज जी। वे भी हमारे एक नव यथार्थ के प्रमुख सिद्धांतकार थे और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में क्या क्या विचार दिए, उन विचारों को समझिएगा। उन्होंने अपने प्रमुख विचार दिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है तो उसके लिए हमें सिस्टम स्तर का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो हमारा प्रणाली स्तर था, जैसे कि मैंने अभी आपको विश्लेषण के 3 स्तर बताए थे, उनमें से जो सिस्टम स्तर है उसका अध्ययन हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए करना चाहिए। इसी तरीके से वे कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो अराजक होती है, यानी कि उसका कोई भी हेड नहीं होता और राज्यों का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुरक्षा बनाए रखना है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही जो राज्य है वे अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति संतुलन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही थे हमारे केनेथ वोल्टेज जी के कुछ प्रमुख विचार। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे केनेथ वोल्टेज जी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो यथार्थवाद है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि स्टूडेंट जो ये सिद्धांत है ये शक्ति, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को महत्व देता है। तो अब तुम समझ गए हो कि दुनिया सिंपल नहीं है, पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोऑपरेशन भी जरूरी है। तो रियलिज्म हमें रियलिटी दिखाता है लेकिन पूरी ट्रूथ नहीं। इसी तरीके से जो हमारे E.H. कार और हॉन्स मार्गेनथाउ जी थे उन्होंने शास्त्रीय यथार्थवाद को विकसित किया और केनेथ वोल्टेज जी ने नव यथार्थवाद को। तो जो हमारा यथार्थवाद है इसकी भी कुछ सीमाएं, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जब बात करते हैं तो उसके लिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बना हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यह था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।